होप यू आर फाइन। बच्चों, जैसे हम अकाउंटेंसी में इशू शेयर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो समझो कि इशू ऑफ शेयर पूरा कंप्लीट है, और इसमें लंबी चौड़ी और कुछ नहीं है। मेनली इशू एंड फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर जो है उसके बारे में आपको जो है समझ में आना जरूरी है। यहां पे सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया उसमें हमने देखा भाई शेयर्स किस तरीके से इशू होते हैं और उनकी हम कंपनी के बुक्स में जनरल एंट्रीज किस टाइप से करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। यहां पे हम फॉरफीचर के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये फॉरफीचर होता क्या है? फॉरफीचर का मतलब होता है कि जब्त करना। इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? When any shareholder is not able to pay his allotment or calls money when they are called, जब उनको मंगवाया गया और वो शेयर होल्डर उस टाइम पे अपनी या तो अलॉटमेंट की या अलॉटमेंट के साथ कॉल्स हुई, वो शेयर्स उस अमाउंट जो है वो नहीं दे पाए, तो कंपनी कैन फॉरफिट, ये ध्यान रखना, कैन, कंपनी कैन फॉरफिट हिज शेयर्स। फॉरफिट का मतलब है कंपनी उसके शेयर्स को जब्त कर सकती है। जब्त करने का मतलब क्या है? उसने अब तक जितना पैसा कंपनी में जमा कराया है। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। एक एग्जांपल देखिए, सपोज एक्स हु होल्ड 500 shares had paid rupees 3 on application, but unable to pay 4 on allotment and 3 on first and final. Unable. इसका मतलब क्या है? शेयर वर फॉरफिट। वो क्वेश्चन में इस प्रकार ये कहता है, तो हम क्या करेंगे? जब कंपनी का एक एक्स शेयर होल्डर था, उसके पास कंपनी के 500 शेयर थे, और वो जो है 500 शेयर पे सिर्फ उसने एप्लीकेशन मनी दी है, यानी कंपनी के पास उसके 1500 रुपए आ गए। उसके बाद उसने ना तो कंपनी की अलॉटमेंट, जब कंपनी ने बनाई थी, ना तो उसने अलॉटमेंट दी और ना ही उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की पेमेंट की, और कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसके शेयर जो है फॉरफिट कर दिए। अब यहाँ पे फॉरफिचर का भी एक प्रोसीजर है। जब कंपनी को अपने शेयर होल्डर के जो ये लैगिंग कर रहे हैं, जो अपने अलॉटमेंट और कॉल्स मनी जो नहीं दे रहे, उनके शेयर जब फॉरफिट करने होते हैं, तो उस सिचुएशन में कंपनी को अपने शेयर होल्डर को एक 14 डेज नोटिस भेजना पड़ता है, और उस नोटिस के अंदर स्पेशली मेंशन करना होता है भी अपनी जो ड्यू अमाउंट है विद इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम विद एक्रूड इंटरेस्ट। हमने डिस्कस किया था भी क्लोजिंग एरियर पे जो है कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करती है 10%। उस इंटरेस्ट के साथ वो अमाउंट एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे जमा कर दे, और उसके अंदर ये भी मेंशन करना होता है कि इफ दे आर नॉट एबल टू डिपॉजिट द अमाउंट विद इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, देयर शेयर में बी फॉरफिट। ये लाइन लिखे, उसके बाद अगर जो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक वो अमाउंट जमा नहीं होता है, तो कंपनी उसके शेयर होल्डर के शेयर्स को जो है फॉरफिट कर देती है। उस सिचुएशन में कंपनी क्या करती है? कंपनी को उस शेयर होल्डर से जितने पैसे मिले, कंपनी को कितने पैसे मिले थे? 1500 रुपए। ये 1500 रुपए कंपनी जो है जब्त कर लेती है। इनको एक अलग अकाउंट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देती है। शेयर फॉरफिचर अकाउंट के अंदर इनको ट्रांसफर कर देती है, और उसके शेयर जो है वो फॉरफिट कर लेते हैं। अब ये फॉरफिचर की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करनी है उसके बारे में हमें समझना है। यहां पे देखिए, जब कंपनी शेयर फॉरफिट करेगी, तो देखिए जब कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर दो तरीके से इशू किया जाता है, आपको पता है।
पार पे और प्रीमियम पे। जब कंपनी पार पे शेयर इशू करती है और उन शेयर्स को फॉरफिट कर दिया जाता है तो हम उसकी फॉरफिचर की एंट्री किस प्रकार से करेंगे उसको देखने वाले। अब देखिए यहां पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कॉल्स अकाउंट, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। अब यहां पे एंट्री देखिए कैसे करते हैं। अब आप देखिए जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उसके अंदर हर एक एंट्री में जब शेयर्स की मनी को ड्यू किया जाता है, चाहे वो अलॉटमेंट की हो चाहे कॉल्स की हो, तो हम शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। यानी शेयर कैपिटल जब क्रेडिट होगी इसका मतलब कंपनी की कैपिटल बढ़ रही है। पर यहां पे हमने शेयर कैपिटल को डेबिट किया है। डेबिट करने का रीजन क्या है? क्योंकि कंपनी की कैपिटल कम हो रही है, क्योंकि वो जो शेयर फॉरफिट किए जा रहे हैं तो उतने से कंपनी की कैपिटल कम हो जाती है, इसलिए उतने अमाउंट से हम इसको शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। यानी यहां पे हम कौन सा अमाउंट लिखेंगे? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय कॉल अमाउंट। अब यहां पे मैंने कॉल अमाउंट क्यों लिखा? क्योंकि बेटे ये जरूरी नहीं है कि जब कंपनी ने उससे 10 के 10 शेयर मंगवाए, 10 के 10 रुपए मंगवाए थे और उसने नहीं भेजे तो उसके शेयर फॉरफिट कर। कंपनी हो सकता है कंपनी ने अब तक 8 रुपीज कार्ड अप किया और कंपनी ने उसकी फर्स्ट कॉल ना आने के बाद उसके शेयर फॉरफिट कर दिए। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? यहां पे जो अमाउंट शेयर कैपिटल का अमाउंट जो लिखा जाएगा वो यहां पे जितना कार्ड अप अमाउंट उससे मंगवाया है ना वो अमाउंट यहां पे लिखा जाएगा। इस चीज को नोट रखना, यहां पे आपका कंफ्यूजन बहुत बढ़ेगा। यहां पे ध्यान रखना फुल अमाउंट लिखना है या कॉल्ड अप अमाउंट लिखना है। जब शेयर फॉरफिट किए गए अगर अमाउंट उससे अभी तक पूरा कॉल्ड अप नहीं किया गया, यानी उस शेयर होल्डर से या कंपनी ने अभी तक 10 के 10 रुपए नहीं मंगवाए हैं, तो जितने अब तक मंगवाए हैं उतने शेयर से उसकी कैपिटल अकाउंट में जो है डेबिट कर देंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, जितने शेयर फॉरफिट करने हैं, मान लो 500 शेयर पे जो है हमें कॉल्स बनेंगे तो हम क्या करेंगे? सिर्फ 500 शेयर लिखेंगे। यहाँ पे 500 मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अमाउंट। अगर सारा का सारा मंगा लिया है तो 10,000 रुपए मल्टीप्लाई करो। अगर मान लो अभी तक 8 रुपए हुए हैं तो यहाँ पे 10 की बजाय 8 रुपए से मल्टीप्लाई करो। ये टोटल जो है 4,000 का अमाउंट है शेयर कैपिटल अकाउंट, इतने अमाउंट से जो है वो डेबिट हो जाए। उसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे आप देखिए जब आप अलॉटमेंट की मनी ड्यू करते थे तो आप एंट्री कर देते थे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होते थे। अब यहाँ पे जब रिसीव होता था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब क्योंकि ये अमाउंट रिसीव तो हुआ नहीं तो हम क्या करेंगे? जो डेबिट में हमने फालतू अमाउंट ड्यू कर रखा है उसको यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? अलॉटमेंट में अमाउंट नॉट रिसीव ऑन अलॉटमेंट, यानी जो शेयर हमने फॉरफिट किए हैं उन शेयर्स पे हमें जितना अमाउंट अलॉटमेंट पे रिसीव नहीं हुआ है, ध्यान रखना इस चीज का, जितना अमाउंट अलॉटमेंट पे रिसीव नहीं हुआ है वो अमाउंट यहां पे लिखना है। यहां पे कैसे वो करोगे? अगर मान लीजिए क्वेश्चन में वो कहता है भी एक्स हु होल्ड 500 शेयर्स could pay only application and allotment money. His share were forfeited due to non-payment of first and final call money of ₹3 per share. इसका मतलब क्या है? यहाँ पे उसका एप्लीकेशन का अमाउंट भी रिसीव हो चुका है और अलॉटमेंट का अमाउंट भी रिसीव हो चुका है। फिर यहाँ पे हमें ये अलॉटमेंट का अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ पे वो अमाउंट लिखना है जो अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ। अगर अलॉटमेंट में रिसीव नहीं हुआ तो कितना रिसीव नहीं हुआ वो लिखना है और फर्स्ट क्लास में जितना
नॉट रिसीव ऑन फर्स्ट एंड फाइनल का जितना अमाउंट नहीं रिसीव वो हम यहां पे लिखेंगे। और 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट यहां पे क्या लिखोगे, टोटल अमाउंट received on forfeited share। यानी बच्चों जो शेयर फॉरफिट कर लिए गए उन शेयर्स पे अब तक कंपनी जितना अमाउंट रिसीव कर चुकी है उसके अमाउंट्स को हम फॉरफिट कर लेंगे। वो अमाउंट कंपनी की लायबिलिटी में चला जाएगा। कंपनी इसको जो है कैपिटल रिजर्व में जो है रिजर्व कैपिटल के अंदर जो है कैपिटल रिजर्व के अंदर इसको ट्रांसफर कर देंगे। ये कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट है और जितने भी कैपिटल लॉसेस होंगे उन कैपिटल लॉसेस को कवर करने के लिए इसको यूज किया जाएगा। पर ये कैपिटल रिजर्व में कब जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जब इन शेयर्स को रीइशू कर देंगे, क्योंकि जब इनको रीइशू किया जाएगा उस केस में भी हो सकता है हमें लॉस हो। जब हमने फॉरफिट किया तो ये कंपनी का प्रॉफिट हो गया और जब रीइशू करेंगे मान लो 10 रुपए वाला शेयर हमने 9 रुपए में किसी को दिया तो उस सिचुएशन में कंपनी को 1 रुपए का लॉस हुआ। वो 1 रुपए का लॉस इसमें से कम किया जाएगा। इस प्रॉफिट में से वो लॉस घटा के जो बाकी बचेगा उसको हम कैपिटल रिजर्व में वो आगे हम करेंगे जब रीइशू करेंगे उसके बाद मैं समझाऊंगा आपको। फिलहाल आपको यह ध्यान रखना है शेयर कैपिटल अकाउंट में हमें क्या लिखना है, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, जितने शेयर फॉरफिट करने हैं और जितना काला करना है। उसके बाद 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जितना शेयर हमने अलॉटमेंट पे रिसीव नहीं हुआ, और फर्स्ट एंड फाइनल में जितना अमाउंट फर्स्ट एंड फाइनल का अमाउंट पे रिसीव नहीं हुआ, और 2 शेयर फॉरफिचर अकाउंट में जितना अमाउंट फॉरफिटेड शेयर्स पे कंपनी अब तक रिसीव कर चुकी है उसको हम यहां लिखेंगे और ड्यूरेशन में दिखा देंगे फॉर 500 शेयर्स फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी, या अगर कॉल्स मनी नहीं आएंगे 500 शेयर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स मनी। तो इस तरीके से हम जो है इसकी फॉरफिचर करेंगे। वो कब करेंगे, जब आपको ये दिया हो भाई शेयर जो है वो फॉरफिट करना, उस सिचुएशन में आपने जो है ये एंट्री करनी और इस तरीके से वो ड्यूरेशन करनी। अब देखिए ये हमने एंट्री की फॉरफिचर ऑफ शेयर व्हेन इशूड एट पार, जब पार पे इशू किया जाए। उसके बाद सेकंड सिचुएशन आती है अगर शेयर प्रीमियम पे इशू किया हो और उन शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जाए तो उनकी एंट्री में थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि शेयर डिस्काउंट पे इशू होते नहीं, पहले थोड़ा डिस्काउंट पे दिक्कत होती थी पर अब जो है डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं होते। तो इस सिचुएशन में हमने क्या करना है, जब शेयर प्रीमियम पे इशू किए गए हों और वो फॉरफिट हो गए तो उस सिचुएशन में क्या करना है। देखो बेटे यहां पे 2 कंडीशन बनती है व्हेन प्रीमियम हैज बीन रिसीव्ड, जब प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो हमने अलग तरीके से एंट्री करनी है, और जब प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है यानी जब शेयर फॉरफिट हुए तब तक हमें वो प्रीमियम का अमाउंट भी रिसीव नहीं हुआ था उन फॉरफिटेड शेयर्स पे, तो हम अलग तरीके से वो फॉरफिचर के साथ हम जो है प्रीमियम का अमाउंट भी साथ में दिखाएंगे। कैसे करना है उस चीज में देखिए, दोनों को अलग अलग समझिए। पहले तो जब प्रीमियम रिसीव हो चुका है तब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो ये 500 शेयर थे जो फॉरफिट किए गए और ये जो इशू किए गए थे 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2, यानी 10 रुपए वाला शेयर 12 रुपए में इशू किया गया था, पर इन पे जो है एप्लीकेशन की बनी और अलॉटमेंट की बनी इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 4+2 ये रिसीव हो चुकी थी और सिर्फ कॉल्स बनी है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रीमियम अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड, क्योंकि नेचुरल है जब अलॉटमेंट मंगवाई होगी और उसने अलॉटमेंट दे दी होगी तो उसने इसका मतलब प्रीमियम भी उसके साथ पे कर चुका है। तो उस सिचुएशन में हम एंट्री सेम करेंगे जैसे पार पे करते हैं, हम इसके प्रीमियम अमाउंट को जो है वो छोड़ देंगे, क्योंकि जब प्रीमियम कंपनी को रिसीव हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उस अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देता है। सिक्योरिटी प्रीमियम जो है ऑटोमेटिकली कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। पर अगर प्रीमियम अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है और शेयर्स फॉरफिट हो चुके हैं, यानी यहां पे उसने अलॉटमेंट भी दी और कॉल्स भी दी, सिर्फ 3 रुपए आए हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम क्या करेंगे, प्रीमियम अमाउंट को भी साथ में
डेबिट करेंगे। तब हम एंट्री कैसे करेंगे, तो देखिए उस केस में हम एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट, वही नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड कॉल्ड अकाउंट, कॉल्ड अप यानी 10 का 10 मंगवाया होगा तो हम 10 रुपए से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5000 हो गए। अब देखिए एक चीज को नोट कीजिए बेटे, जब हम प्रीमियम अमाउंट रिसीव करते हैं, ड्यू के टाइम में प्रीमियम दिखाते हैं, एंट्री क्या करते हो, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यही एंट्री पास करते हो। अब वहां पे जब प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से उसको क्रेडिट किया। अब क्योंकि प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, यह हमारा लॉस होगा, तो इसको हम डेबिट कर देंगे, एंट्री क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अमाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अमाउंट डेबिट, यानी नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम अमाउंट, 2 रुपए का प्रीमियम था 500 गुना 2 1000, और उसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉरफिचर, यहां पे अलॉटमेंट में अमाउंट नोट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अब यहां पे देखिए कितना अमाउंट अलॉटमेंट में नहीं है, आप यहां देखोगे अलॉटमेंट में हुआ है कितना था 4+2, यानी 4 पे अलॉटमेंट की मनी और 2 रुपए का प्रीमियम, दोनों ही नहीं आए, तो 6 रुपए नहीं आए, इसका मतलब क्या हुआ 500 मल्टीप्लाइड बाय 6, यानी 3000 जो है वो क्रेडिट जाएगा। इस तरीके से 3000 हमें रिसीव नहीं हुई। और कॉल्स पे, क्योंकि कॉल्स तो आपकी थी 3 रुपए की थी, 3 रुपीज की कॉल थी, 500 शेयर पे वो कॉल्स का अमाउंट में आया 500 मल्टीप्लाइड बाय 1500, यानी इसका मतलब क्या हुआ, उससे जो अमाउंट नहीं आया वो हमने लिख दिया, जितना अलॉटमेंट पे नहीं आया इंक्लूडिंग प्रीमियम, और जितना कॉल्स पे नहीं आया वो हम यहां पे लिख देंगे। और फॉरफिचर अकाउंट के अंदर जितना अमाउंट अब तक उससे हम रिसीव कर चुके हैं वो सारा का सारा फॉरफिट कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा, कंपनी अपने पास रख लेगी, उसको कुछ नहीं देगी। उसको वो अमाउंट कैसे आएगा, क्योंकि सिर्फ एप्लीकेशन के 3 रुपए कंपनी के पास आएगा, तो 3 रुपए के हिसाब से 500 शेयर पे 1500 रुपए है, तो ये साढ़े 1500 जो है फॉरफिचर में ट्रांसफर किए। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, जब कंपनी शेयर फॉरफिट करती है तो उस सिचुएशन के अंदर हमने जितना अमाउंट कंपनी उन फॉरफिटेड शेयर्स पे रिसीव कर चुकी है वो सारा अमाउंट जो है हम फॉरफिचर अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। और ये जब सारा अमाउंट जब इसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है तो ये उसके बाद जब इनको रीइशू किया जाएगा, रीइशू के टाइम अगर कंपनी को उन शेयर्स को रीइशू करने में लॉस हुआ, उस लॉस को इसमें से कवर करके जो बाकी का बचेगा प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और बेटे एक चीज मैं क्यों बताता हूं, कभी भी कंपनी को लॉस नहीं हो सकता, इसमें प्रॉफिट होगा या प्रॉफिट नहीं होगा, बस लॉस नहीं होगा कभी भी, क्योंकि ये कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रूल है कि कंपनी अपने शेयर्स जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं उनको जब कंपनी रीइशू करती है तो कभी भी उन शेयर्स को लॉस पे रीइशू नहीं कर सकती, या तो प्रॉफिट पे करेगी या पार पे करेगी। वो लॉस प्रॉफिट कैसे होगा वो हम अगले उसके अंदर जो है डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपने जो है सिर्फ फॉरफिचर का जो है इसके अंदर देखना है, ये कंपनी जो है वो शेयर फॉरफिट जो है वो किस प्रकार से करती है। वो फॉरफिचर में हमने दो बड़े, जब कंपनी पार पे इशू करती है उनको फॉरफिट करती है, वो कैसे करते हैं, जब कंपनी प्रीमियम पे शेयर्स इशू करती है और जब वो फॉरफिट हो जाते हैं तो उसमें हमने दो कंडीशंस के बारे में डिस्कस किया। अगर मान लो जब प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो नेचुरल है कि जैसे पार में जाते तो प्रीमियम को हम छोड़ देंगे, जो पार पे था सेम वैसे ट्रीटमेंट हो जाएगा। और जब प्रीमियम रिसीव नहीं होता है और शेयर फॉरफिट कर लिए जाते हैं तो उस सिचुएशन में हमने प्रीमियम अमाउंट को कैसे दिखाना है, यहाँ पे अलॉटमेंट में इंक्लूड करके दिखाएंगे और यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को अलग से डेबिट में जो है वो शो करेंगे। इस तरीके से हमने जो है फॉरफिचर की एंट्रीज पास करेंगे। ये बेटे बहुत वो है, इसका हम कोशिश करेंगे कि एक दो एग्जांपल्स भी करेंगे और नेक्स्ट पीरियड के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उनको किस प्रकार से रीइशू करते हैं, उन उसके रीइशू
एक एग्जांपल के साथ इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। और तब तक आप जो है सिर्फ फॉर फ्यूचर की प्रोसीजर के बारे में जो है आप डिस्कस करना। थैंक यू।